बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को आगे। फिर हम प्रीवियस में डिस्कस किया था डिफरेंट बायोलॉजिकल रोल्स जो प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं, और उन रोल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने प्रोटीन्स को स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे स्टडी किया, एनर्जी सोर्स के तौर पे स्टडी किया, डिफेंस ऑफ बॉडी के तौर पे, डाइटरी प्रोटीन्स के तौर पे। फिर एंजाइम्स जो हैं और हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं, और फूड रिजर्व यानी फूड जो स्टोर होती है उसके लिए उसमें भी प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है इसमें क्या रोल प्ले करती हैं प्रोटीन्स। सो मोस्ट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फॉर एग्जांपल डाइन इन सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ज़्यादातर प्रोटीन्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये एग्जांपल दे रहे हैं उन प्रोटीन्स की। डाइन प्रोटीन का नाम है जो कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन ये कि कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट में। और ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है जो कि स्पिंडल फाइबर्स में मौजूद होती है, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में। जो माइटोसिस और मियोसिस में आपने स्पिंडल फाइबर्स पढ़े थे उनमें ये इन्वॉल्व होती है। फिर एक्टिन और मायोसिन है, ये मसल्स में होती हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन से मसल की मूवमेंट में। एक्टिन और मायोसिन मसल के अंदर खास और बाइसेप और ट्राइसेप यहाँ मौजूद होंगी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी तो मसल्स में मूवमेंट होती है। ट्यूबुलिन स्पिंडल फाइबर्स में है, और एग्जांपल जो डाइन की है सीलिया और फ्लैजिला में, वो यहाँ पे इस फिगर में शो किया जा रहा है उसको कि फ्लैजिलम जो है उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोपेलर लाइक मोशन को जनरेट करती हैं, जबकि सीलिया जो है वो बैक एंड फोर्थ बीटिंग करती है। तो ये दोनों जो मूवमेंट है ये ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन कौन सी प्रोटीन्स में होती है? डाइन प्रोटीन्स में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो 9th पॉइंट था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे रोल प्ले कर सकती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स। तो गैसेस के एक्सचेंज में दे एग्जीक्यूट देयर एक्टिविटीज in the transport of oxygen and carbon dioxide by hemoglobin। तो ख़ास तौर पे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है प्रोटीन्स की, जैसे ऑक्सीजन प्रोटीन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी ट्रांसपोर्ट थ्रू प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। इसी तरह जो हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, पैराथायराइड हार्मोन्स हैं, ये भी प्रोटीन इन नेचर है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हवाले से आपको हीमोग्लोबिन को। तो ये जो डायग्राम है ये एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की है, और ये ज़रा स्ट्रक्चर उसकी शो की गई है कि किस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की। इसमें एक आयरन मॉलिक्यूल होता है और ये डिफरेंट रिंग्स होते हैं। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन काम क्या करती है? हीमोग्लोबिन बुनियादी तौर पे बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यूज़ में जाती है ब्लड के थ्रू, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन को वहाँ से रिलीज़ कर देती है, जो कि टिश्यूज़ जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद मसल प्रोटीन्स हैव अ रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर इनका रोल है। फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिक फिश जो है उसमें एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग, ब्लड को फ्रीज नहीं होने देती। एंटार्क्टिक के अंदर चूँकि टेम्परेचर माइनस में होता है, और फिशेस वगैरह अगर सरफेस के करीब आएंगी तो उनमें ये टेंडेंसी हो सकती है कि फ्रीजिंग हो जाए उनके ब्लड में, क्योंकि वाटर जो है वो कंटेंट मौजूद तो होता है। इसलिए ये जो एंटार्क्टिक फिश है इसमें एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -1 या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी फ्रीज नहीं होने देती। फिर इसके बाद हम देखते हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल।
नंबर 10 पे होमोस्टैटिक कंट्रोल से क्या मुराद है। होमोस्टैटिक जो है इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो केमिकल एनवायरनमेंट हो या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह हैं उसमें केमिकल्स का बैलेंस, साल्ट्स का, वाटर का बैलेंस, इस सब को मेंटेन रखना होम्योस्टैसिस कहलाता है। और प्रोटीन्स जो हैं ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल में काफ़ी रोल प्ले करती हैं। सो द फंक्शन इज़ द होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड। ब्लड का जो वॉल्यूम है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर, हेल्दी एडल्ट में 6 to 7 लीटर ब्लड मौजूद होता है, उसका वॉल्यूम मेंटेन रखना कि इतना ही रहे, इससे ज़्यादा या इससे कम ना हो। अगर कम होगा तो उसके सर्टन सिम्टम्स नज़र आएंगी। एंड दैट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे ब्लड के वॉल्यूम को एक सर्टन लिमिट में रखने में बहुत हेल्पफुल है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड कोएगुलेशन। इसके साथ साथ अगर जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फिब्रिनोजिन है, प्लाज्मा प्रोटीन है और ब्लड की क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट अगर करना हो, जैसे हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं, मेटल्स हैं, आयरन और कॉपर वगैरह, इनकी ट्रांसपोर्ट में भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट मेटल्स को, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होम्योस्टैटिक कंट्रोल में आएगा। सिमिलरली ब्लड को कहाँ से कोएगुलेट करना चाहिए और कहाँ से नहीं, इसमें भी प्रोटीन्स रोल प्ले कर रही हैं। जैसा कि आपको एक एग्जांपल इसकी दें कोएगुलेशन के हवाले से, कि अगर कहीं पर भी बॉडी में कोई कट लगता है तो खून वहाँ से बहना शुरू हो जाता है। फौरी तौर पे वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स कोएगुलेट करके क्लॉट बना देती हैं ताकि खून जिस्म से बाहर ना निकले और जो खून का वॉल्यूम है पूरी बॉडी में वो कंजर्व रहे, सेव रहे, यानी ब्लड लॉस ना हो। इस तरह से ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल कर रही है कि ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा ज़ाया ना हो कोएगुलेशन से। एक और एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल की, सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स के थ्रू। इसमें ये होता है कि अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जो कि सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट है या फंक्शनल पार्ट है, अगर उसमें कोई डैमेज हो गया तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए स्ट्रेस प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। स्ट्रेस प्रोटीन्स जो हैं ये रिपेयर करती हैं डैमेज प्रोटीन्स को, और स्ट्रेस प्रोटीन वैसे ही वापस रिलीज हो जाएंगे जबकि नॉर्मल प्रोटीन अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल की एक एग्जांपल ये भी है। फिर इसके बाद हम चलते हैं 11th पॉइंट की तरफ, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से हमने अभी भी बात की है। तो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन्स, जैसा कि हमने थ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन का नाम मैंने अभी लिया था। इसके अलावा और भी प्रोटीन फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए। तो द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज ए कोलाइडल पार्टिकल्स। जो प्रोटीन मौजूद हैं प्लाज्मा के अंदर ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। एंड एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 25 to 30 mmHg, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं 25 से 30 mmHg, ये यूनिट है मिलीमीटर मरकरी प्रेशर का। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, बुनियादी तौर पे ये वॉल्यूम को रिटेन रखने में इम्पोर्टेंट होते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे भी जिक्र। तो प्रोटीन जो हैं वो भी कोलाइडल पार्टिकल्स के तौर पे एक्ट करती हैं ताकि वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे ब्लड का। द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग और कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर। फिर प्लाज्मा प्रोटीन में भी इसका रोल है जहाँ पर ये एक चैनल के तौर पे काम करते हैं, और उस चैनल में से कोई ड्रग या कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से गुजर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो इसलिए क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स को तो अपने में से पास होने देती है, ज़्यादातर को पास नहीं होने देती। वो इसलिए कि ये इसकी नेचर ऐसी है, इसमें पोलैरिटी और पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर लेती है। तो वाटर जो है, जो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो लाइपोफिलिक हैं, लिपिड सॉल्युबल हैं, वो नहीं
इसमें से पास कर पाते। उनको पास करवाने के लिए, या अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज है और वो सेल के अंदर चाहिए, तो उसको सेल मेम्ब्रेन से कैसे क्रॉस करवाएंगे, उसके लिए गेट बनता है। और उस गेट को वो जो गेट बना हुआ होता है वो प्रोटीन का होता है, जिसके अंदर से एक चैनल होगा जहां से आसानी से कोई भी चार्ज पार्टिकल्स या कोई और चीज़ जो है उसको मूव करवाया जा सकता है सेल के अंदर या सेल के बाहर। फिर ये जो क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन या फिब्रिनोजिन, ये रिएक्ट करते हैं। जैसे कहीं से अगर डैमेज होती है ब्लड वेसल, तो वहाँ पर से सेल्स वगैरह की लीकिंग स्टार्ट होगी और वहाँ पे ट्रिगर करेगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स वहाँ पे जमा हो। तो ये येलो कलर में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ पर एक कलेक्ट होंगे और फिर इस तरह से फिब्रिनोजिन वगैरह के आने से ये एक्ट करते हुए एक पूरा क्लॉट बना देंगे, ताकि ब्लड के जो सेल्स हैं वो वहाँ से बाहर ना निकल सकें। तो ये हमारे पास पहले तो प्लेटलेट प्लग बनेगा, उसके बाद आपके पास बनता है ये जो फिब्रिनोजिन, फैब्रिन, थ्रोम्बिन वगैरह आते हैं, तो ये प्रॉपर क्लॉट बना देते हैं ताकि खून वहाँ से लीक ना हो। तो इस तरह से फिब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन एक्ट करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे और ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्पफुल होंगे, जिससे ब्लड का वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा, ज़्यादा खून का ज़िया नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं हेरिडिटी ट्रांसमिशन। तो ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे कि ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच होती हैं ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, और इस तरह से यानी जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन का ट्रैवल होना है उसमें ये मददगार साबित होते हैं। हेरिडिटी ट्रांसमिशन में इनका रोल के बाद है क्रोमोसोम मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। प्लांट सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स की मूवमेंट है ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट की वजह से होती है। और क्रोमोसोम क्यों मूव कर रहे हैं? क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं इन्हीं की वजह से, डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से। इसके साथ साथ सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी माइटोसिस और मियोसिस में जो आप पढ़ते रहे वो है ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के दौरान एनाफेज में डिफरेंट जो हैं ये मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें एक काइनेटोकोर बेसिकली फाइबर्स होते हैं जो कौन सी प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, काइनेटोकोर भी हैं। ये जो एनाफेज है सेल डिवीजन की, उसमें जब क्रोमोसोम अपार्ट होता है इनके अंदर काइनेटोकोर्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बी फिगर के अंदर कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव आउट करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुई है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका डिफरेंट प्रोटीन्स ही, तो उसमें भी ये अपना रोल प्ले कर रही हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं सारे फंक्शन यानी कंप्लीट हो गए आपके पास सारे फंक्शंस। 13 टोटल फंक्शंस थे इसके, या रोल्स थे, बायोलॉजिकल रोल जो प्रोटीन परफॉर्म करती हैं। यहाँ तक ही आज का लेक्चर। अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं।